दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद आज हमारी आपसे पुनः मुलाकात हो रही है। आज है 1 मई। और लंबा अंतराल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद नियमित रूप से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब ईश्वर चाहेंगे तो कोई व्यवधान नहीं आएगा और रेगुलर हमारी आपकी भेंट होगी। ठीक है, तो चलिए आज के परीक्षाओं की चर्चा करते हैं। देखिए एक खबर और आ गई है दोस्तों, आप जानते ही होंगे, देखे ही होंगे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को भी टाल दिया गया है। आयोग जो है अच्छा मजाक कर रहा है बच्चों के साथ। बहुत मतलब इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है कि ये समझ ही नहीं पाते आयोग कि बच्चे किस कंडीशन में है, कैसे हैं। एक बार परीक्षा की डेट देते हैं और उसके बाद जब परीक्षा नजदीक आती है तो उसे टाल देते हैं, फिर से डेट देते हैं, फिर से टाल देते हैं। एक बहुत गंदा मजाक है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाएगा, इसके लिए जो संभव है वह प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए जो और परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे एक परीक्षा आने वाली है 27 जुलाई को, आरओ की परीक्षा। ठीक है ना, और यह परीक्षा अभी तक तो संभावित है कि यह टलेगी नहीं, लेकिन जब तक ना हो जाए तब तक ये मान के चलिए कि यह परीक्षा जो है अभी तक तो हो रही है। ठीक है, तो 27 जुलाई को यह परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है। इसके बाद जो एक बड़ा वो आने वाली है वैकेंसी, वाईएलटी और जीआईसी प्रवक्ता की आने वाली है। और जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ जो है जीडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी, तो इन सभी जो परीक्षाएं हैं इनमें जीएस एक महत्वपूर्ण फैक्टर का काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए एक श्रृंखला शुरू की है। जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक वीडियो मैंने बनाया भी है। आज से हम आरओ परीक्षा की तैयारी करेंगे और आरओ का जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि 27 जुलाई को परीक्षा होने वाली है और आज है 1 मई, तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, अब चलिए जीआईसी प्रवक्ता की देखिए बाद में बात करेंगे, पहले आरओ की बात करते हैं। ठीक है, तो आरओ में क्या है, हमने आपको सेक्शन वाइज बताया भी है, चार्ट बना के बता दिया है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, चैनल पे पड़ी हुई है कि 3 महीने में कैसे हम आरओ की परीक्षा को तैयार कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो आरओ में 140 प्रश्न आते हैं ये किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए टोटल 140 प्रश्न आते हैं जीएस के, और ये देखिए जीएस के 140 है, प्लस जो है 60 प्रश्न किसके हैं, सामान्य हिंदी के। ठीक है ना, अब जीएस के जो 140 प्रश्न हैं, जो वर्तमान पेपर का पैटर्न है वो क्या है, 140 प्रश्नों में कम से कम 50 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर कूट वाले हैं। मतलब कूट का मतलब एक से अधिक उत्तर सही है। ठीक है, और एक से अधिक उत्तर आप तभी सही कर सकते हैं जब आप उस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानते हो, जो पूछा गया है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो आपको। ठीक है, 50 प्रश्न ऐसे आते हैं और 20 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कथन कारण से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, कथन कारण से संबंधित होते हैं। कथन कारण का मतलब कि कथन ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, आर सही है, ए गलत है, इस तरह के प्रश्न। तो कथन कारण के जो प्रश्न है वो कितने आते हैं, वह आते हैं 20 प्रश्न। ठीक है ना, तो कितने प्रश्न हो गए, 70 प्रश्न हो गए। बचे कितने, यह जो 70 प्रश्न बच रहे हैं यह वन लाइनर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो यह वन लाइनर हो सकते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो कूट वाले प्रश्न है और जो कथन कारण के प्रश्न है, इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, अगर आपने कूट वाले प्रश्नों और कथन कारण वाले प्रश्नों को एकदम छोड़ दिया तो आप परीक्षा से बाहर हो गए। और अगर लोग कहते हैं ना कि ज्यादा टच कर लिया इसलिए बाहर हो गया, ज्यादा टच करने से बाहर नहीं हुए, टच किए और अनटच हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आपने गलत तरीके से टच कर लिया या आपको जानकारी नहीं थी उसके बारे में, उसके बाद भी आपने टच कर लिया, इसलिए आप परीक्षा से बाहर हो गए। लोग इस प्रश्नों से बचते हैं जो कूट वाले प्रश्न होते हैं या कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं। यह कब सही होगा, जब आप उस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो इन प्रश्नों पे जोर देना है और इन्हें तैयार करना है। ठीक है, साथ ही ये जो 70 प्रश्न हैं, जब आप इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो ये 70 प्रश्न उसके साथ तैयार हो जाएंगे। जीएस में आपको कम से कम कितने प्रश्न चाहिए सही होने, अगर आपको श्योर शॉट चाहिए तो कम से कम 100 प्रश्न सही होने चाहिए जीएस में। ठीक है, 100 प्रश्न जीएस में सही हो जाएगा और 50 प्रश्न हिंदी में सही हो जाएगा, तो 150 प्रश्न हो जाएंगे। 100 प्रश्न आपको ज्यादा लग रहा होगा अभी, आप मतलब उल्टा सीधा भी बोलेंगे कि इतना प्रश्न कौन कर पाता है, लेकिन विश्वास रखिए इससे ज्यादा प्रश्न बच्चे करके आते हैं। ठीक है ना, तो अब हम जो है जीएस के इन्हीं प्रश्नों को तैयार करेंगे जो कथन कारण है और जो कूट वाले प्रश्न हैं, और इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा घटना चक्र वगैरह जो पीवाईक्यूज आती है पूर्वावलोकन की, वो क्या है,
उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो हम लोग चैप्टर वाइज ही सिलेबस का अध्ययन करेंगे। चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होगा, जब हमने हर सेक्शन को कवर किया है, हर चैप्टर को कवर किया है, तो प्रश्न किसी भी चैप्टर से कभी भी पूछा जाएगा, हम गलत नहीं करेंगे। तो अब हम जो है किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे। जैसे आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री उठाई है। मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए उठाई है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपने देखा होगा कि इतिहास विषय से पूछे जाते हैं, और इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला ही चैप्टर दिया होगा, आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में, वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखिए, अभी तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जब पूरा डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रश्न, अभी 2023 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस हिसाब से उसे बदला गया है, ठीक है। तो एक ये है कि चैप्टर वाइज चीजों को अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है मॉडरेट प्रश्न। मॉडरेट प्रश्न आप उसे कहते हैं जब किसी प्रश्न को दोबारा से पूछा जाता है लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जाती हैं। इन प्रश्नों से बहुत खौफजदा है आप लोग, ठीक है, मॉडरेट प्रश्नों से। तो हम मॉडरेट प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे और चैप्टर वाइज जो नए मॉडरेट प्रश्न बन सकते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। हालांकि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जब उसके बारे में पूरी चीजें जान जाएंगे, तो ये जो मॉडरेट प्रश्न का खौफ है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी प्रश्न के बारे में आप पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि इसमें इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता, कुछ पूछा नहीं जा सकता। और उस चैप्टर के बारे में जब आप निश्चिंत हो जाएंगे, इस चैप्टर में अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब हमारे तैयार हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको पढ़ने में मजा भी आएगी और पेपर भी करने में मजा आएगी, ठीक है। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है और इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हैंड रिटेन जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वो सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इस वीडियो से जोड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला ही प्रश्न है वह है, देखिए चैप्टर हमने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। अब चैप्टर वाइज चलेंगे, तो ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसको पहला मैं लिख देता हूं, पहला चैप्टर है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, आपको यह बताना है। आप जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कब आया था और किस वर्ष आया था। तो ऑप्शन ए है 1350 एडी में, ऑप्शन बी है 1498 एडी में, ऑप्शन सी है 1530 एडी में, और ऑप्शन डी है 1612 एडी में। तो बताइए कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो आप जानते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट पर आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। 1498 ईस्वी में। कहीं कहीं इसकी डेट मिलती है 16 मई और कहीं कहीं इसकी डेट मिलती है 20 मई 1498, ठीक है। 20 मई, 16 मई भी किसी किसी किताब में मिलती है, लेकिन आप मान के चलिए कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पर आया था, ठीक है। यहां तक बात सही हो गई। अब देखिए मॉडरेट प्रश्न कैसे बनते हैं और कूट वाले प्रश्नों को कैसे सही करते हैं, अब इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है, मान लीजिए 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पर आया, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से बनता है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आप जानते हैं कि यह एक पुर्तगाली यात्री था, ठीक है ना। कौन सा यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई उसमें सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है कि यह कालीकट वर्तमान में कहाँ स्थित है और किस नाम से जाना जाता है। तो यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट, ठीक है। और कहाँ स्थित है, कालीकट स्थित है केरल में स्थित है, ठीक है। केरल में कालीकट स्थित है। और वर्तमान नाम इसका क्या है, कालीकट का वर्तमान नाम है कोझिकोड, ठीक है। कालीकट का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, वह है कोझिकोड। और यह किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि जब वास्को डी गामा, अब देखिए यह क्या है कि जब वास्को डी गामा निकला था तो उसे ये पता नहीं था कि वह भारत की खोज करने के लिए जा रहा, वो तो व्यापारिक रास्तों की खोज करने के लिए जा रहा था, नए देशों की खोज करने के लिए जा रहा था, वो निकला था, ठीक है। जब वह आया तो उसे एक गुजराती यात्री का सपोर्ट भी मिला। एक गुजराती यात्री ने उसे पथ प्रदर्शक का काम किया और उसका नाम है अहमद इब्न मजीद। क्या नाम है, अहमद इब्न मजीज। कहीं कहीं आपको सीधे मजीद पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह गुजराती पथ प्रदर्शक था। क्या था, गुजराती पथ प्रदर्शक था।
जिसने जो है वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शन किया। ठीक है ना, एक चीज ये क्लियर हो गई, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब एक प्रश्न यहां से आता है कि किसने उसका स्वागत किया, कौन वहां का शासक था। तो देखिए केरल में या कालीकट में उस समय जो शासन था वह एक शासक थे जमोरिन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि यह उस वंश की पैतृक उपाधि थी। ठीक है, क्या थी, पैतृक उपाधि। तो जमोरिन पैतृक उपाधि धारण करने वाले लोगों का शासन था वहां। वहां के उस समय राजा ने इनकी मतलब इनका स्वागत किया था। ठीक है, अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से आया था तो उस समय पुर्तगाल पर शासन किसका था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में पुर्तगाल से वास्को डिगामा भारत आया था। तो उस समय जो पुर्तगाल का शासक था वह था मैनुअल प्रथम। कौन था, मैनुअल, मैनुअल फर्स्ट था पुर्तगाल का शासक। ठीक है, यह याद रखिएगा, पुर्तगाल का शासक कौन था उस समय जब वास्को डिगामा आया था, वह था मैनुअल प्रथम। ठीक है, तो वास्को डिगामा आया भारत में और जमोरिन ने उसका स्वागत किया। केरल में एक तट था कालीकट जहां वह उतरा था। एक व्यापारी एक पथ प्रदर्शक जिसका नाम अहमद इब्न मजीद था, उसने उसकी सहायता करी थी। ठीक है, अब जमोरिन ने उसका स्वागत किया, वह आया यहाँ देखा तो यहाँ से ढेर सारे मसाले वगैरह लेकर के गया, विशेष करके काली मिर्च, आपने नाम सुना होगा, काली मिर्च विशेष करके वह यहाँ से लेकर के गया। और जब वहां फिर से पहुंचा अपने वहां पुर्तगाल में तो वहां उसका स्वागत किया गया, ढेर सारा मतलब उसको वो दिया गया कि तुमने एक नए रास्ते की खोज की। और जो व्यापार करके यहाँ से जो सामान लेके गया था वहां उसने 60 गुना लाभ से बेचा। ठीक है, कितना लाभ उसे प्राप्त हुआ, जो सामान यहाँ से लिया था तो 60 गुना लाभ उसे प्राप्त हुआ। जो यहाँ से मसाले जड़ी बूटियां काली मिर्च लेके गया था उसे 60 गुना लाभ पे बेचा। अब सोचिए मालामाल हो गया। और जब आपको पता चलेगा कि भारत जैसी एक जगह है कोई और वहां से कुछ चीजें मिलती हैं जो यहाँ पे बहुत डिमांड है और इसका इतना लाभ हो सकता है, तो आपका मन क्या करेगा, आपका भी मन करेगा कि जल्दी से वहां पहुंचे। ठीक है, तो उसे व्यापार से 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और यह जो मैनुअल प्रथम थे इसी कारण उसे वाणिज्य प्रधान की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि, वाणिज्य प्रधान की उपाधि। ठीक है, वाणिज्य प्रधान की उपाधि इन्होंने दिया, किसको दिया, वास्को डिगामा को। ठीक है, तो ये हो गया जितनी भी चीजें वास्को डिगामा के संबंध में थी। यहां से जो प्रश्न आते हैं बस इतने हिस्सों से आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी और जब वास्को डिगामा से संबंध में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रश्न और यहां से आता है जिस पे अभी आपका ध्यान नहीं गया। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि मान लीजिए वास्को डिगामा आया था और वापस चला गया। ठीक है, कुछ दिन यहाँ रहा और उसके बाद वापस चला गया। जब वापस चला गया तो क्या वास्को डिगामा दोबारा भी भारत आया था, तो हाँ, हाँ, वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था और यह प्रश्न पूछा गया है कथन कारण में। ठीक है, वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आया। ठीक है, दोबारा भारत कब आया, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कथन कारण में यह प्रश्न पूछा गया है। तो वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था 1502 ईस्वी में। कब आया था, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें पहले प्रश्न से संबंधित है। अब बताइए इसमें से इसके बाद भी अगर कोई चीज आपको बचती हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न में और एक्स्ट्रा क्या बचता है। ठीक है, चलिए हम अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है, तो ऑप्शन ए है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले और ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव। तो आप बताइए कि इनमें से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए एक चीज जानते हैं कि जब इसने जो है वास्को डिगामा यहाँ से वापस चला गया, सब कुछ चीजें सही रही है, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, एक दूसरा अभियान भी भेजा। दूसरा अभियान कब भेजा, 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक दूसरा अभियान भेजा और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था पेड्रो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान भेजा गया। ठीक है, पहले को मान लिया गया वास्को डिगामा को और दूसरा जो पुर्तगाली अभियान आया वह 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में आया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनका हौसला, चूंकि व्यापार बढ़ गया था तो इनका हौसला बढ़ने लगा। तो ये क्या करते थे, ये सोच रहे थे कि चूंकि अरब उस समय व्यापार में बहुत ज्यादा हावी थे तो इनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से
अब व्यापार में अपना कब्जा जमाया जाए। ठीक है, अब देखिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बाद पहली बार पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में, कब, 1505 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नाम सुनिए होंगे आप, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को इन्होंने प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन थे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो वह था या गवर्नर कौन बना, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और कब बने, यह बने 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। किसने भेजा, पुर्तगालियों ने भेजा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। अब जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि जो व्यापार है ना वो मैं अकेले कर लूं, किसी और देश को व्यापार न करने दूं। तो इसने क्या किया, चूंकि उस समय जो व्यापार का माध्यम था वो सबसे ज्यादा जो है समुद्र ही था। ठीक है, तो समुद्री व्यापार में हिंद महासागर का जो एरिया था उसको इसने सोचा कि हम हिंद महासागर को पूरा कवर कर लें और इसमें अपने सिवा किसी को व्यापार न करने दें। इसके लिए इसने एक पॉलिसी चलाई जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल योजना। ठीक है, तो किसने चलाई थी, ये चलाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की और इसका उद्देश्य था कि पूरे समुद्र पर, ठीक है, समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित किया जाए और अरब व मिस्र के जो व्यापारी हैं उनको हटाकर पुर्तगाल का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए। ठीक है, स्थापित किया जाए, समाप्त नहीं, सॉरी, स्थापित किया जाए। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई और यही पहला वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक दूसरा ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, यह जो है यह भी गवर्नर बन के आया था, पुर्तगाली गवर्नर था और 1509 में यह गवर्नर बन के आया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क था और 1509 ईस्वी में यह वायसराय बनकर आया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था। यह प्रश्न आपने सुना होगा कि किसने जो है गोवा किसने जीता था, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान का उस समय उस पर अधिकार था, तो उससे जो है गोवा छीन लिया। ठीक है, किसने छीन लिया, तो गोवा जीता अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है ना, और इसने ही बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, इसलिए यह बहुत चर्चा में भी रहता है और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसने गोवा कब जीता था यह भी पूछा जाता है, तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीता था। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि आरओ की परीक्षा में फैक्ट जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था अल्बुकर्क ने। ठीक है ना, अब देखिए अल्बुकर्क की दो उपलब्धियां और है, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए पहला कि वह दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, ठीक है, मलक्का पर उसने अधिकार किया। ठीक है, एक बात यह याद रखिएगा, और दूसरा उसने अधिकार किया हरमुज पे। ठीक है, यह जो है फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित है, आप जानते हैं, तो उसने जो है हरमुज पर अधिकार किया। यह सब व्यापारिक मार्ग थे। ठीक है ना, तो हरमुज पर अधिकार किया, जिनका भी अधिकार इन मार्गों पर होता था उसी का व्यापार अच्छा चलता था। ठीक है ना, व्यापारिक बढ़ोतरी होती थी उसकी। तो मलक्का और हरमुज पर भी इसने अधिकार किया। ठीक है, अब एक चीज और, एक प्रश्न आता है कि किसने पुर्तगालियों को भारत में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक प्रश्न आपने देखा होगा कि पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। पुरुषों को, ध्यान रखिएगा, भारतीयों से विवाह करने के लिए किसने प्रेरित किया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, करने के लिए किसने प्रेरित किया। ठीक है ना, यह प्रश्न पूछा गया है। तो पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने के लिए जो प्रेरित किया वो किसने किया, वह अल्बुकर्क ने किया।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों किया? तो अल्बुकर्क की इच्छा थी कि हम भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्तियों को बसा दें। ठीक है, तो यह वहां के आदमियों को, पुर्तगालियों को क्या कहता था कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिलाओं से विवाह कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, और हमें भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसानी है। ठीक है, तो पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह को जो प्रोत्साहित करने वाला जो था गवर्नर, वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है ना, एक प्रश्न और पूछा जाता है इससे संबंधित कि इसने अपना मुख्यालय किसे बनाया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय स्थापित किया था कोचीन में। ठीक है, कोचीन में या कोच्चि में उसने जो है अपना मुख्यालय स्थापित किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए एक प्रश्न के इतने सारे डायमेंशन हो सकते हैं और इतने सारे प्रश्न एक प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों की चर्चा हमने की है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन ए है डियाज, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है अल्मीडा और ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है ना, और यह कब आया था? इसका जो काल है वह 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक है। ठीक है ना, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, अभी हमने चर्चा किया था। ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? यही थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह सूची एक को सूची दो से मिलाना है और आपको बताना है कि कौन सा समुद्री यात्री किस देश से संबंधित है। ठीक है, कहाँ का निवासी है, कौन सा समुद्री यात्री, यह आपको बताना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कि कौन सा समुद्री यात्री किस देश से संबंधित है। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस बी ऑप्शन है, और वास्को डी गामा ए है, कैप्टन कुक सी ऑप्शन है, और तस्मान है डी ऑप्शन। तो बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का था? आपने अभी देखा कि वास्को डी गामा की चर्चा तो हम लोगों ने लगातार की है। तो देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, एक का दो ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। ठीक है, पुर्तगाल था। और आप जानते हैं कि भारत से व्यापारिक मार्गों की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से था ही स्थापित। भारत से पुर्तगाल के बीच जो व्यापारिक मार्ग था उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है ना, दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस यह कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो वास्तव में जो निवासी था, ये मूल निवासी कहाँ का था? तो मूलतः इटली का निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इटली का निवासी था और इसे वित्त पोषण दिया गया था किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। ठीक है, स्पेन के द्वारा इसका वित्त पोषण किया गया था और इसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस को आप स्पेन से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मूलतः कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। स्पेन ने उसे फंडिंग किया था। ठीक है, यही खोज करने के लिए और इधर उधर व्यापारिक मार्गों की तलाश के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरे आते हैं कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो कैप्टन कुक थे ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक ने, और वह कहाँ के निवासी थे? ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है ना, अब चौथा आता है तस्मान। तस्मान यह कहाँ के निवासी थे? यह निवासी थे हालैंड के। ठीक है, कहाँ के थे? हालैंड के निवासी थे तस्मान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने वर्तमान में तस्मानिया जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे पहले वान डीमंस लैंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वान डीमंस लैंड। ठीक है, वान डीमंस लैंड के नाम से जाना जाता था। इसे वर्तमान में तस्मानिया कहते हैं। ठीक है, तस्मानिया कहते हैं। और इसके साथ साथ तस्मानिया के साथ साथ न्यूजीलैंड की खोज। ठीक है, तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तस्मान ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा इनका पूरा जो नाम था वह था एबल तस्मान। ठीक है, एबल तस्मान ने वान डीमंस लैंड या तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सही कौन सा होगा? तो ए का दूसरा है, देखिए एक ही ऑप्शन में है, ए का दूसरा है और बी का एक है, सी का चार है और डी का थ्री है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि पांडिचेरी वर्तमान में उसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, पांडिचेरी को, ठीक है ना। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पांडिचेरी के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है। अब देखिए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थे वह थे पुर्तगाली। आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। तो इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। पांडिचेरी को वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, नहीं, गलत है। देखिए सबसे पहले पुर्तगालियों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया, इसके बाद आप जानते हैं डेनिश आए थे, ठीक है। डेनिस ने पुर्तगालियों पर कब्जा किया और उसके बाद पांडिचेरी पर, उसके बाद डचों ने कब्जा किया, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डेनिस ने पांडिचेरी पर कब्जा किया, फिर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा किया, पांडिचेरी पर। कब किया? यह मिलाने को आता है, वर्ष पूछा जाता है। 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया, ठीक है ना। अब जो ये दूसरा कथन है वह है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थे वो फ्रांसीसी नहीं थे। फ्रांसीसी क्या थे? डेनिस और डचों के बाद थे, ठीक है। 1673 में इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती यहाँ स्थापित की थी, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1793 ईस्वी में, 1673 के बाद 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी इस पर कब्जा किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1814 में एक संधि होती है। 1814 में कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि, ठीक है। 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा इन्होंने क्या किया कि इसे फ्रांस को सौंप दिया था वापस, ठीक है। कब्जा किया था 1793 में, लेकिन 1814 में जो पेरिस की संधि हुई उसके द्वारा इन्होंने उसे पुनः पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया, ठीक है। तो जो तीसरा बिंदु है कि अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी पूर्ण रूप से गलत है। अंग्रेजों ने कब्जा किया था और उसे पुनः फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यह आयोग के एकदम मानक पर है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, और अन्य चीजें हमने आपको जो डिटेल से बताई आप इसे नोट कर लीजिएगा। अन्यथा इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है डचों ने, ऑप्शन सी है फ्रेंच ने, और ऑप्शन डी है डेनिस ने। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ एक बात चीज देखिए कि संयुक्त पूंजी कंपनी से क्या आशा है? संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कई कंपनियों की पूंजी को मिला करके एक कंपनी बनाई गई, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई गई थी वो जानते हैं कौन सी बनाई गई थी? वह 1600 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। कब बनाई गई थी? 1600 ईस्वी में उस कंपनी का निर्माण हुआ था, और उस कंपनी का नाम था, क्या नाम था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या नाम था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, और इसका जो पूरा नाम था वह क्या था? उसका नाम था दी गवर्नर, इसको दी नहीं कहते हैं, इसको दी कहते हैं, दी गवर्नर एंड कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ऑफ मर्चेंट्स of London trading into the East Indies, of London trading into the East Indies, trading into the East Indies, ठीक है। तो यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। इसने सबसे पहले जो है भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन किया था, आरंभ किया था,
ठीक है ना, जिसे बाद में क्या, इसका पूरा नाम यही है, ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यह प्रश्न पूछा गया है कि वास्तविक नाम क्या है, जो आगे चलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसने स्थापित किया था, तो देखिए ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, और लंदन कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है, आप जानते हैं। और चूंकि ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है, तो ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी कौन सी कंपनी थी जो संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में आई, और इसमें चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी जो है डचों ने शुरू किया था। पहली कंपनी तो ऑप्शन में नहीं है, तो डचों ने जो है सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। सर्वप्रथम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ब्रिटेन नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब डचों ने जो यह कंपनी संयुक्त कंपनी बनाई, उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना संयुक्त रूप से डचों ने की, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब कभी कभी पूछ लेता है कि इसका मूल नाम क्या था, ठीक है, डच कंपनी जो था इसका मूल नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो डचों की कंपनी थी उसका नाम, जो मूल नाम था वो था बेरिंगदे, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। बेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, ठीक है। अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में इसे लिखा जाता है VER, ये देखिए वेरिंगदे ओस्ट इंडसे, ठीक है, कंपनी, ठीक है। तो ये इसका निर्माण किया था डचों ने, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी, ठीक है ना। चलिए आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। तो आपको बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से आशय क्या है कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, वो क्या करने आई, व्यापार करने आई, ठीक है। तब उसने एक नारा दिया कि केवल व्यापार भूभाग नहीं, या भूभाग नहीं व्यापार था, ठीक है ना। और बाद में उसमें क्या किया कि बाद में जब ये यहाँ रहने लगी और इसे आर्थिक लाभ होने लगा, तो यह अन्य देशों की जो कंपनियां थी उसको हटाते हटाते धीरे धीरे स्वयं स्थापित हो गई, और सभी कंपनियों को इसने बाहर खदेड़ दिया खुद ही, ठीक है ना। और उसके बाद भारत में एक छत्र राज्य करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे इसने व्यापार से हट करके जो है राज्य भी स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, राज्य भी स्थापित करने लगी। और आप जानते हैं कि 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन किया, ठीक है। तो यही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता थी, उसका जो राज था वो क्या था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। अब देखिए उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी, अभी आज की सिचुएशन में भी हमें कभी कभी देखने को मिल रहा है कि भारत में अभी भी राष्ट्रीय भावना का अभाव है, ठीक है ना। तो उस समय तो खुलेआम था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, क्योंकि राष्ट्रीय की भावना शब्द का उस समय जो है इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि राज्य छोटे छोटे थे, ठीक है। और हर व्यक्ति की जो निष्ठा होती थी वो क्या होती थी, केवल अपने राज्य तक सीमित होती थी, उसके बाहर वह कुछ नहीं जानता था। उस समय राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, या एक सूत्र में बंधा हुआ देश नहीं था, विभिन्न टुकड़ों में बंधा हुआ था, विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति की अपनी केवल अपने राज्य तक निष्ठा होती थी, ठीक है। तो राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, यह भी सही है, ठीक है। और उनके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है ना, यह भी सही है। तीसरा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ठीक है। जैसे ही भारतीयों में राष्ट्रीयता जागृत हुई, राष्ट्रीय भावना आई, वैसे ही इन्होंने एकजुट होकर क्या किया, अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन जब तक इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था तब तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, उपर्युक्त तीनों कथन सही है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। एक बार ही यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, और यह आरआई परीक्षा में पूछा गया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया है 2014 में, ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश कंपनियों में से सबसे पहले किसे भारत से व्यापार करने का पहला जो अधिकार पत्र था वह दिया गया था। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले अधिकार पत्र दिया गया था, लेकिन यह प्रश्न एक बार पूछा गया है और इसमें क्या आंसर दिया गया था कि भारत से व्यापार करने के लिए सबसे पहले लिवेंट कंपनी थी, यह एक ब्रिटिश कंपनी थी और इसे पहला अधिकार पत्र दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए, यह आप जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वह कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी के पहले लिवेंट कंपनी को यह मौका दिया गया भारत के साथ व्यापार करने का। तो कब दिया गया था, तो यह कंपनी जो दिया गया था इसे 1592 ईस्वी में, ठीक है, यानी 8 साल पहले 1592 ईस्वी में इसे लिवेंट कंपनी को भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा, किसके लिए, स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, राजा के द्वारा, ठीक है ना। बाद में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, 1600 में, याद रखिएगा महारानी कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस समय, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरफ से व्यापार करना था, किस मार्ग से, तो इसे समुद्री मार्ग से व्यापार करने का पहला मतलब अधिकार पत्र दिया गया, ठीक है ना। किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया गया, 1600 ईस्वी में। 1600 कब, 31 दिसंबर। यह भी आजकल आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह केवल एक ही कंपनी थी, लेकिन हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि संयुक्त पूंजी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, वह ब्रिटेन से ही हुई थी, ठीक है। और यही ईस्ट इंडिया जो कंपनी है यह संयुक्त पूंजी का परिणाम है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां थी, तो हमने पहले बताया कि जो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो पहली कंपनी बनाई थी वह द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, एक कंपनी यह थी। और दूसरी एक कंपनी थी जिसका निर्माण हुआ 1698 में, ठीक है, और इस कंपनी का नाम था, इसे कहते थे न्यू कंपनी के नाम से, ठीक है, न्यू कंपनी के नाम से। और इसका भी जो पूरा नाम था वह था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से इसे जानते थे, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है वह 1702 में इनके विलय की प्रक्रिया शुरू की गई और 1708 ईस्वी में इनका विलय हो गया इन दोनों कंपनियों का, ठीक है ना। और 1708 में जब दोनों कंपनियों का विलय हुआ तो एक जो नई कंपनी बन के आई वो किस नाम से आई, वह यूनाइटेड, मतलब दोनों को मिला दिया गया तो अब हो गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। तो यह कंपनी एक नई कंपनी बन गई, 1708 में यह पूर्ण रूप से बनी, ठीक है ना। और इसे ही आगे चल के 60 में हम कहने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आप जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में किन किन कंपनियों का विलय हुआ है, यह संयुक्त पूंजी है कंपनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत से व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र दिया गया था वह लिवेंट कंपनी को 1592 में दिया गया था स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और समुद्री मार्ग से हमने अलग से आपको बताया, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अब देखिए, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत में उस समय किसका शासन था, आपको यह बताना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 हमने बताया आपको। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यहाँ जो अकबर का शासनकाल है
ठीक है। अकबर का जो शासनकाल है वो कब है? 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक यहाँ अकबर का शासनकाल रहा। इसलिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत में अकबर का शासनकाल था, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहां की महारानी कौन थी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो वह थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम जो है यह ब्रिटेन की महारानी थी जब वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए 10वां प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए यह प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया, तो वह मुगल शासक थे जहांगीर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न इसमें बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री, ठीक है, अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ठीक है, अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ठीक है, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ठीक है, स्थापित की। और इसी में एक प्रश्न बनता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं ना, स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। अब देखिए आपको प्रश्न किस स्वरूप में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए यह जो प्रश्न था इसमें कि किसके काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया, तो वह हो गया जहांगीर। यह प्रश्न अपने में बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब देखिए भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी, वास्तव में अंग्रेजों को जो अनुमति मिली थी फैक्ट्री स्थापित करने की वह मिली थी 1613 ईस्वी में। ठीक है, और इसे जहांगीर की अनुमति 1613 ईस्वी में मिली थी अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। लेकिन भारत में जब तक इनको मान्यता मिलती है अंग्रेजों को तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी अस्थायी रूप से वह स्थापित कर दी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। अगर यह कहीं कहीं मछलीपट्टनम लिखा होगा तो आप चकराइएगा नहीं, क्योंकि मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम दोनों एक ही नाम है। ठीक है ना। तो भारत में जब मान्यता इनको फैक्ट्री स्थापित करने की मिली उसके पहले ही अंग्रेजों ने अपना एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, और पहला देखिए पहला कारखाना अगर केवल पूछे तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। ठीक है, अगर वह पूछता है कि पहला अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया तो मसूलीपट्टनम में। अगर वह पूछता है पहला अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया तो अंग्रेजों ने अपना जो पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया वह स्थापित किया सूरत में। ठीक है ना, इन दोनों बातों में अंतर आपको समझ में आया। अगर सिर्फ पहले कारखाने की बात होती है उसमें अस्थायी की बात नहीं होती या स्थायी की बात नहीं होती, तो आपको क्या करना है, पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न जो अस्थायी कारखाना और अस्थायी कारखाने से संबंधित है, तो अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम हो जाएगा और इसे स्थापित किया अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में। ठीक है ना, बाद में इन्हें 1613 ईस्वी में अनुमति मिलती है और इन्होंने एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी 1613 ईस्वी में। शासन किसका था, शासन था जहांगीर का। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन आपको दूर होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अस्थाई अस्थाई पूछते समय या केवल पहला कारखाना ही पूछते समय वहां विकल्प में मसूलीपट्टनम नहीं देता है, खाली दे देता है सूरत, तो आप निश्चिंत होकर सूरत को मार सकते हैं पहला कारखाना। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आता है आप कंफ्यूजन में तेजी से मार के आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यह प्रश्न क्लियर है। ठीक,
आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में तमाम प्रकार के कर्नाटक युद्ध, तमाम युद्धों के बाद में दिया है। कर्नाटक युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या प्रथम मैसूर युद्ध की बात दिया है। और दूसरी सूची में दिया है कि इन युद्धों का अंत किन संधियों के द्वारा हुआ। एक प्रश्न यह निश्चित रूप से आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम इसको अभी से इंपॉर्टेंट कर देते हैं। यह प्रश्न यहां से आता है और कभी कभी स्वतंत्र रूप से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहां से, मतलब जो युद्ध हुए वो कब से कब तक हुए और किस संधि के द्वारा इनका अंत हुआ। तो यह प्रश्न जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए मिलान करते हैं। तो देखिए पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, इसे याद रखिएगा, तिथि जरूर पूछता है, वर्ष पूछता है। तो 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और यह किस संधि के द्वारा इसका समापन हुआ था। तो यह जो है चौथा ऑप्शन है, एक्सला चैपेल की संधि के द्वारा। ठीक है, आपको कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार था। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार था। ठीक है, और जैसे ही एक्सला चैपेल की संधि होती है, प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में समाप्त हो जाता है। इसका कार्यकाल 1746 से 48 तक था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह हुआ था 1758 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, 1758 से 1763 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है इसका समापन कैसे होता है, पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस युद्ध के समापन के लिए, किस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब तीसरा देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह कब से कब तक चला था। तो यह 1749 से लेकर के 1754 तक चला था। कब से, 1749 से 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था। ठीक है ना, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो समापन हुआ था वह क्या हुआ था, क्योंकि यह युद्ध अनिर्णायक था। ठीक है ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया था, इसीलिए यह जो इसके संबंध में कोई भी संधि सही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रथम मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध के बारे में आप जानते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के काल में कई मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो पहले मैसूर युद्ध की बात करते हैं। अब देखिए जो प्रथम मैसूर युद्ध था इसकी जो तिथि है वह है 1767 से लेकर के 1769। ठीक है, यह काल है प्रथम मैसूर युद्ध का। और इसमें आप जानते हैं कि हैदर अली ने अन्य साथियों से साथ मिलकर के अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, यह जो है बी, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। और पहला ऐसा युद्ध था भारत में जिसमें भारत के शासक मतलब हैदर अली ने अपनी शर्तों पर समझौता किया था। ठीक है ना, हैदर अली ने अपनी शर्तों पर समझौता किया या अपनी शर्तें लिखवाई थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, अपनी शर्तों पर समझौता किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1767 से 69 के बीच पहला मैसूर युद्ध हुआ था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चूंकि प्राथमिक चरण है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में इतना ही जानिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ए का चौथा हो गया, ए का 4 हो गया और बी का हो गया 1, तो 4 1, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 1 3 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। आपको यह बताना है कि पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने यह सोचा कि उसकी भी जमींदारी हो जाए, उसके पास भी जमीनें हो जाए, और इसके लिए जो भारतीय राजाओं के झगड़े थे उसमें सबसे पहले इंटरफेयर किया कि हम आपकी मदद करते हैं, हमको आप इतना क्षेत्र दे दीजिएगा। तो कौन सा व्यक्ति था, तो ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है अल्बुकर्क और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन। ठीक है, डुप्ले था जिसने, पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डुप्ले ने कोशिश यह किया कि जिस भी राजा के झगड़े होते हैं उसने अपनी सेनाओं को भाड़े पर दिया। ठीक है, किस पर दिया, अपनी सेनाओं को
भाड़े पर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भाड़े पर दिया मतलब कैसे, इसे दूसरे हिसाब से समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी राजा को कोई दिक्कत है, कहीं से थ्रेट है, कहीं से कोई उसे डरा धमका रहा है, कोई उस पर कब्जा करने वाला है, तो इसने क्या किया कि भारतीय राजाओं से कहा कि आप अपने दरबार में हमारी सेना रखिए, ठीक है, और हमारी सेना रखने के बाद जो है आप उसका खर्च वहन करिए, ठीक है। तो सेना रखिए और उसका खर्च वहन करिए, हमारी सेना क्या करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। तो सबसे पहले इसने जो है अपनी सेना को भाड़े पर देना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद जब उसका खर्च वहन करेगी तो धीरे धीरे क्या किया कि राजा की जो सेवा होती थी उसके बदले इसने क्या किया, इसने भूमि का अर्जन शुरू कर दिया, ठीक है ना। मतलब ये खुद जमींदार और राजा बनना चाहते थे, क्योंकि इन्हें जो सारी कमाई थी वो किससे होती थी, सबसे ज्यादा जो आमदनी थी वो फिक्स आमदनी थी, वो राजस्व से होती थी, ठीक है। तो इन्हें भूमि का अर्जन भी करना था, इसलिए भी इसने यह नीति आरंभ की। सबसे पहले सेना को भाड़े पर देना शुरू किया और भूमि का अर्जन करने का काम शुरू किया, किसने, डुप्ले ने किया, ठीक है। हालांकि यह ज्यादा दिन तक कर नहीं पाया, बाद में इसी नीति को अंग्रेजों ने पकड़ा और अंग्रेजों ने पकड़ के इसे अंतिम सीमा तक अंग्रेज ले गए और अकेले जो है भारत की एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो गए, ठीक है। तो योजना सबसे पहले किसने बनाई थी, डुप्ले ने। लाभ सबसे पहले किसने उठाया, अंग्रेजों ने, ठीक है। डुप्ले फ्रांसीसी था और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया, ठीक है। अब देखिए डुप्ले के बारे में एक राइटर हैं जिन्हें कहते हैं जीबी मालेसन, आपने नाम सुना होगा जीबी मालेसन का। तो जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा, ठीक है। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता था उसे उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। मतलब डुप्ले ने जो नीतियां आरंभ की थी वह उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया, ठीक है। और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की डुप्ले ने, सेना को भाड़े पर किराए पर देने की नीति या सेना को राज दरबारों के खर्चे पर देने की सबसे पहले नीति की शुरुआत किसने की थी, डुप्ले ने की थी। इस बात को याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है कि वह है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां पर लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो पहला कारखाना था वह कहां लगाया था। तो देखिए भारत में फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना लगाया था वह सूरत में लगाया था, ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। अब देखिए दो बातें याद रखते हैं। सबसे पहले क्या ये जो कारखाना शब्द है, कारखाना या इसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या है, कौन सी फैक्ट्री की बात हो रही है बताइए। ये जो कारखाना या फैक्ट्री है ये कौन सी फैक्ट्री है, आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते कि वास्तव में यह कौन सी फैक्ट्री की चर्चा हो रही है और किस कारखाने की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो देखिए यह जो फैक्ट्री शब्द है पहले इसको समझ लेते हैं। जो अंग्रेज, अभी आप रास्ते भर पढ़ते जाएंगे, कितने भी प्रश्न आएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित की, अंग्रेजों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, डचों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर फैक्ट्री शब्द क्या है। तो देखिए जो ये फैक्ट्री है, आप जो आधुनिक फैक्ट्री देखते हैं जिसे कहते हैं औद्योगिक फैक्ट्री, ठीक है। औद्योगिक फैक्ट्री जो आज अभी तक देखते हैं वह नहीं है, ठीक है। आप यह ना सोचिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें ढेर सारी मशीनें लगी हैं, जिसमें बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। यह वह औद्योगिक फैक्ट्री नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है ना। उस समय जो फैक्ट्री स्थापित की जाती थी वह जिसे कारखाना कहते थे, कारखाने की स्थापना की या फैक्ट्री की स्थापना की, यह वास्तव में एक माल गोदाम होता था। क्या होता था, माल गोदाम होता था। और इस माल गोदाम को आप इसे कह सकते हैं वेयर हाउस, ठीक है। वर्तमान में इसे आप वेयर हाउसेस से इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेयर हाउसेस होता था या इसे माल गोदाम कहते थे, ठीक है ना। माल गोदाम में क्या होता था, इसमें जो है एक कार्यालय बनाया जाता था, ठीक है। कार्यालय बनाया जाता था। इस कार्यालय में कुछ कर्मचारी रहते थे, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। साथ ही यहाँ रहने की जगह भी होती थी, ठीक है। रहने की जगह का भी की भी व्यवस्था इसमें होती थी। और खास बात यह है कि जो कंपनियां थी जो यहाँ से भारत से जिस वस्तु का व्यापार करना चाहती थी, जो जैसे मान लीजिए मसाले का व्यापार करती थी, ठीक है ना, वस्त्र का व्यापार करती थी, ठीक है। मसाले का व्यापार हो गया, वस्त्र का व्यापार हो गया, अफीम का व्यापार हो गया, नील का व्यापार हो गया। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सामान को ला करके इसी गोदाम में
ठीक है, यहीं इकट्ठा किया जाता था और यहीं से बाद में उसका अपने अपने देश में सब निर्यात करते थे। ठीक है, इसीलिए इसे जो है गोदाम की संज्ञा दी गई। यह एक माल गोदाम की तरह था, न कि कारखाने की तरह। कारखाने का मतलब अगर इन वस्तुओं को यहाँ निर्माण होता तो उसे कारखाना बोलते। ठीक है, लेकिन इन वस्तुओं का निर्माण नहीं होता था, यह विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुएं जुटाई जाती थी, यहाँ इकट्ठा की जाती थी और यहीं से इनका निर्यात किया जाता था। तो इन्हें फैक्ट्री क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस जो ये स्थल था, जो यह गोदाम था, यहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे कहते थे फैक्टर। क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। ठीक है, यह जो गोदाम था इसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसे फैक्टर के नाम से जानते थे। एक मिनट, FACTOR। ठीक है, उसे फैक्टर के नाम से जानते थे और इस स्थल को इसीलिए फैक्ट्री के नाम से जानते थे, कारखाना के नाम से जानते थे। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि यह जो कारखाने थे यह वर्तमान औद्योगिक फैक्ट्रियों की तरह नहीं थे, एक माल गोदाम की तरह थे, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों की से जो है विभिन्न सामानों को इकट्ठा किया जाता था और वहां से निर्यात किया जाता था। उसे ही कहा जाता है फैक्ट्री या कारखाना। ठीक है, तत्कालीन। और उस समय क्या होता था कि यहीं से सारी चीजें इकट्ठी करके यहीं से निर्यात की जाती थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? देखिए, फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना लगाया था वह लगाया था सूरत में। अब यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वह जो है उस समय वहां का शासक कौन था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था? और आप जानते हैं कि उस समय जो शासक थे वहां के, वह थे लुई 14वें। ठीक है, लुई 14वें जो है फ्रांस के शासक थे। ठीक है, अब एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि उनके एक मंत्री थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह लुई 14वें के जो मंत्री थे, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, उनका नाम था काल्बर्ट। ठीक है, इन्हीं के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यह स्थापना होती है कब? 1664 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी शासक लुई 14वां, उनके काल में उनके जो मंत्री थे काल्बर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है। इन्होंने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसका फ्रांसीसी में जो नाम था वह था कंपनी फ्रैंकाइज पोरले कॉमर्स देस इंदेस ओरिएंटलिस। ठीक है, तो देस इंदेस ओरिएंटलिस अक्सर पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, यह इनकी कंपनी की स्थापना जब हुई थी तो उसका नाम था। ठीक है ना, इस बात तक, यहां तक बातें समझ में आई। अब देखिए, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो गई। अब भारत के लिए एक दल भेजा गया 1667 ईस्वी में। यह पहला फ्रांसीसी दल होगा, इस बात को याद रखिएगा। 1667 ईस्वी में जो पहला फ्रांसीसी दल था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था फ्रैंकोइस कैरो ने। ध्यान रखिएगा, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी दल भारत रवाना हुआ। ठीक है, पहला फ्रांसीसी दल भारत रवाना हुआ। ठीक है, भारत रवाना हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि पहला फ्रांसीसी दल किसके नेतृत्व में भारत आया था, तो फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1667 ईस्वी में आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब जब यह भारत पहुंचा तो इसने बहुत तेजी से 1667 ईस्वी में तो ये वहीं से रवाना हुआ था और जब भारत आया तो इसने 1668 ईस्वी में, नेक्स्ट अगले साल 1668 ईस्वी में इसने कहां पे? सूरत में, भारत के सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, कोई डाउट है? बताइए। नहीं ना, तो सारे प्रश्न जो फ्रांसीसी उसे कंपनी से पूछे जाते हैं वो सब इसमें समाहित है। देखिए, पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। देखिए, मैंने बता दिया कि सूरत में स्थापित किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया तो वह भी बताए, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। ठीक है, तो पूरा डिटेल, यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यह लुई 14वें और उनके मंत्री के बारे में कई प्रश्न पूछा गया है, किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आज का हमारा जो 14वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, 14वां प्रश्न है, देखिए इसका हमने सही ऑप्शन लगाया था। हाँ, 14वां प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी
देखिए वही जो मैंने ऊपर बताया कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कब स्थापित हुई थी, लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी, शासनकाल में। ठीक है ना, याद रखेंगे। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कभी कभी लुई 14वां नहीं पूछता है, यह पूछता है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। ठीक है, तो वही हमने ऊपर बताया था कि वहां के जो मंत्री थे, फ्रांसीसी मंत्री, उनका क्या नाम था, कॉलबर्ट। तो इन्हीं ने ही जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी, और यह कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो किसकी बात की जा रही है, डचों की बात की जा रही है। ठीक है, तो डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ पे स्थापित किया था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी है सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए डचों के संबंध में आप जानते हैं कि डच कहाँ के निवासी थे। डच वास्तव में नीदरलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड आप कह सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे डच। ठीक है ना, आप जानते हैं। और ये जो है पुर्तगालियों के जस्ट बाद भारत में व्यापार करने वाले दूसरे थे यूरोपीय जो भारत आए थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पे डच ही आए थे। और डचों के जो पूर्वी जगत के साथ जो इनका व्यापार था वह कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान चला था। ठीक है ना, और वह समय था 1595-96। ठीक है, 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी अभियान इनका जो है शुरू होता है, हाउटमैन के नेतृत्व में। और जो यह पूर्वी अभियान था इसी में भारत आता है भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो 1595 और 1601 के बीच डचों ने क्या किया कि पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। ठीक है ना, और 1602 में इन्होंने क्या किया कि विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके एक संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि इसे वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है इसका जो संचालन था वह 17 से अधिक 17 सदस्यों का एक बोर्ड करता था। जो डच कंपनी थी, डच कंपनी का जो संचालन करता था वह कौन करता था, डच कंपनी का जो संचालन था वह 17 सदस्यों का एक बोर्ड करता था। ठीक है, 17 सदस्यों का बोर्ड करता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए। तो देखिए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, उपर्युक्त सभी स्थानों पर भारत ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं अलग अलग बताऊंगा तो पूरा समय जो है इसी में चला जाएगा। आप सिर्फ इतना जानिए कि इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो 16वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पर विचार करिए, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, क्या है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो आपको यह बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब इनमें से किसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया। ठीक है, जिससे भारत वालों को पता चला। तो केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या कोई नहीं, जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए जहां तक मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व के मूल्यांकन की बात है तो यह अंग्रेजों की देन नहीं है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले भी यहाँ शेरशाह ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। ठीक है ना, शेरशाह के बाद जो है अकबर ने शेरशाह को फॉलो किया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर जो भूमि राजस्व का मूल्यांकन था उसकी शुरुआत किसने की थी, उसकी शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इसकी, अंग्रेजों की देन नहीं थी ये। ठीक है, दूसरा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। युद्ध में जो चलती फिरती तोपें थे उसका उपयोग कब हुआ था, मुगल काल में उसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो यह भी जो है अंग्रेजों की देन नहीं है। मुगल काल में आप जानते हैं कि छोटी छोटी तोपों का निर्माण किया गया था, चलती फिरती तोपों का उपयोग किया जाता था। जब वक्त आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, हालांकि यह भी अंग्रेजों की देन नहीं है। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब बताइए तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती थी वह भारत में किसने शुरू कराई, तो वह सबसे पहले शुरू कराई पुर्तगालियों ने।
ठीक है। तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती थी भारत में, उसकी शुरुआत किसने कराई? तो उसकी शुरुआत कराई पुर्तगालियों ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब न तो एक सही है, न तो दो सही है, और न तो तीसरा सही है। तो इस प्रकार कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। मैं आपको अभी बता देता हूं कि यह प्रश्न रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, आपने समझा कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। मतलब केवल कंपनी नहीं, यह उसी व्यवस्था से जुड़ी हुई है जहां सब कुछ असंगत है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि यह स्टेटमेंट दिया था जीबी मैकाले ने, ठीक है। और जीबी मैकाले आप जानते हैं कि ये ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ थे, इतिहासकार थे, और इन्होंने जो है 1834 से लेकर 1838 तक ये भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहे थे, ठीक है ना। 1834 से लेकर के और 1838 तक, ठीक है। यह जो है विधि सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति भारत में की गई थी, लॉ मेंबर के रूप में, ठीक है ना। और इसने क्या किया था? इसने, आपको अगर याद हो, मैकाले माइन्यूट आया था। क्या आया था? मैकाले माइन्यूट, ठीक है। और मैकाले माइन्यूट में क्या था? मैकाले माइन्यूट में क्या था? इसी में भारत में शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी घोषणा की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात किसके द्वारा लागू की गई थी? वह यही मैकाले माइन्यूट के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैकाले ने ही यह कहा था कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने, यह एक असंगति है, ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन यह केवल असंगति नहीं, यह जिस व्यवस्था से जुड़ी हुई है वह पूरी व्यवस्था ही असंगति है, ठीक है, असंगत व्यवस्था ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है कि एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि एक्सला सापेल जो है, यह जो संधि हुई थी, इसके संबंध में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो देखें, अब यही कथन कारण प्रश्न, ये पहले जो डायरेक्ट पूछा जाता था कि एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी, ठीक है। या कभी कभी पूछा जाता है कि यूरोपीय उद्योग युद्धों के विस्तार के रूप में किसे माना जाता है? तो एक्सला सापेल की संधि को माना जाता है कि भारत में जो यूरोपीय युद्धों का विस्तार हुआ था, उसके विस्तार के बाद जिस संधि के द्वारा भारत में युद्ध समाप्त हुए थे, कर्नाटक युद्ध, तो वह क्या था? एक्सला सापेल की संधि थी। और यह जो है कब हुई थी, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन अब यह देखिए, यही मॉडरेट क्वेश्चन है कि एक्सला सापेल की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो आपको हमने बताया कि पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद जो है यही संधि हुई थी, इसी के बाद इसका समापन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। और यह जो संधि है, ये जानते हैं 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार उत्तराधिकार से संबंधित था, ठीक है। जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसका विस्तार था, यही एक्सला सापेल की संधि उसी के संदर्भ में हुई है, ठीक है ना। 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था वही समाप्त होता है इसी संधि के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखें, दूसरा जो था वह अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो उसके बाद अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस कर दिया गया फ्रांसीसियों को द्वारा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरओ की परीक्षा के लिए। और हाँ, एलटी के परीक्षा और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, जीडीसी के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में फ्रांसीसियों की असफलता क्यों हुई और अंग्रेज सफल कैसे रहे, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए, अंग्रेजों की सफलता के बहुत कारण थे।
भारत में जो अंग्रेजों की सफलता रही उसके बहुत कारण थे। पहला कारण तो यही सही है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला, यही कारण है, बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों की जो नौसैनिक ताकत थी वह भी फ्रांसीसियों से अच्छी थी, ठीक है ना, ज्यादा मजबूत थी अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत। और इनकी कंपनी की जो विभिन्न इकाइयां थी उनमें समन्वय था, योग्य नेतृत्व था, इत्यादि चीजें समाहित थी, ठीक है। तो यह दोनों कथन सही है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से ढेर सारा धन मिला था, ठीक है। तो और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, सी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, ठीक है। और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यह भी रिपीट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो परीक्षा है यह आरओ एआरओ प्री एग्जाम री एग्जाम जो हुआ था 2016 का, उसकी उससे उसमें पूछा गया था, ठीक है। आरओ यारो 2016 के एग्जाम में इसे पूछा गया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यात्री था जो भारत आया था लेकिन वह पुर्तगाली यात्री नहीं था। तो ऑप्शन ए है डुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन बी है डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी और ऑप्शन डी है फर्नाओ नूनीज। तो बताइए कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए, बारबोसा, पायस और फर्नाओ नूनीज ये तीनों जो है ये पुर्तगाल के यात्री थे, ठीक है। लेकिन जो पीटर मुंडी है, सी ऑप्शन, पीटर मुंडी क्या है, पीटर मुंडी यह पुर्तगाली यात्री नहीं था, यह क्या था, यह ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है। पीटर मुंडी क्या था, यह ब्रिटिश व्यापारी था और इसने जो है 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में यह भारत आया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसने चीन के चाय को चखने के बारे में बताया है, टेस्ट करने के बारे में, ठीक है, चीन के चाय के टेस्ट की चर्चा किसने की है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सबसे पहले पीटर मुंडी ने ही अपने एक लेख में चीन के चाय को चखने या टेस्ट करने का उल्लेख किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना मजेदार बात कि पहला ब्रिटिश नागरिक जिसने चीन की चाय को टेस्ट करने का उल्लेख किया है वह है पीटर मुंडी, ठीक है ना। और यह एक ब्रिटिश व्यापारी था, यह पुर्तगाली यात्री नहीं था, बाकी सभी पुर्तगाली थे। यह भी याद रखिएगा इनमें से कौन कौन पुर्तगाली है, तो डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली है, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली है और फर्नाओ नूनीज भी पुर्तगाली है। और जैसे जैसे आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, प्रथम नगर निगम भारत में कहां स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत में जो आधुनिक भारत का पहला नगर निगम है उसकी स्थापना की गई थी कहां, मद्रास में, ठीक है। मद्रास को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, मद्रास को वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन तत्कालीन मद्रास था वह। और यहां सबसे पहले 1688 कब, 1688 को मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहले नगर निगम कहां, पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था, तो मद्रास में या चेन्नई में, और 1688 ईस्वी में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का हमारा जो 22वां प्रश्न है वह है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कैप्टन हॉकिंस के संबंध में। आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस एक जो है ब्रिटिश यात्री था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, कैप्टन हॉकिंस, पहला कथन है यह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया, ठीक है। और दूसरा कथन है यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो बताइए कि कैप्टन हॉकिंस कब भारत आया था, तो 1611 में यह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, गलत है। कब आया था, 1608 में जेम्स विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है ना। और 1608 से 1611 तक यह भारत में रहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन गलत हो गया, ठीक है। 1611 में वह वापस चला जाता है। और 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, उस समय भारत में किसका शासन था, उस समय भारत में शासन था जहांगीर का, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में यह भेजा गया पहला अंग्रेज राजदूत था, ठीक है, पहला अंग्रेज राजदूत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 1600 में तो कंपनी की स्थापना ही हुई थी, आप जानते हैं उस समय यहाँ अकबर का काल था। और उसके बाद 1605 में अकबर मर जाता है, 1605 के बाद से इसका काल शुरू होता है जहांगीर का। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आता है, ठीक है। और यह जो है पहला अंग्रेज राजदूत था
अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पहला अंग्रेज राजदूत किसके दरबार में आता है, तो वह अकबर के दरबार में नहीं बल्कि जहांगीर के दरबार में आता है और 1608 ईस्वी में आता है, ठीक है ना। और वह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ही आता है, यह बात सही है, ठीक है ना। तो पहला अंग्रेज राजदूत के रूप में आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कथन दिया गया है यह है कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल सही बात है, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कैप्टन हाकिंस तुर्की भाषा को समझता था और वह उसी भाषा में जहांगीर से बात करता था, तो जहांगीर को अच्छा लगता था। केवल दूसरा कथन सही था, ठीक है, पहला कथन गलत है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो विलियम हाकिंस था, यह जो है जहांगीर के एक बहुत दुखदाई फोड़े की जो मतलब घाव था उसकी दवा की थी, ऐसा कहा जाता था, इसलिए जो है वह इसके ऊपर बड़ा खुश हुआ था, ठीक है। और उसने इसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी किसने? जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। क्या दिया था? 400 का। आप जानते हैं मनसबदारी व्यवस्था इसमें प्रचलित थी मुगल काल में, तो 400 का मनसब भी इसने दिया था जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को। अब देखिए विलियम हाकिंस जो है जिस जहाज से आया था भारत में उसका नाम था हेक्टर, ठीक है। और हेक्टर नामक जहाज से वह उतरा कहाँ था? सूरत बंदरगाह पर उतरा था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह भी विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया है, ठीक है ना। सूरत बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है। तो ये हो गया विलियम हाकिंस के संबंध में। चूंकि यह परीक्षा पीसीएस 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह है कि अंबूर का जो युद्ध है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए अंबूर के युद्ध की चर्चा करते हैं। जो अंबूर का युद्ध है उसके बारे में क्या सही नहीं है, यह बताना है कि क्या सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है कि यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, तो यही गलत है, ठीक है। 1752 में नहीं लड़ी गई। अंबूर का जो युद्ध है यह लड़ाई लड़ी गई 1749 ईस्वी में, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे आखिर अंबूर का युद्ध हुआ क्यों, ठीक है। तो कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध लड़ा गया, ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर के एक युद्ध लड़ा गया, उसे अंबूर युद्ध कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के यह युद्ध लड़ा गया, ठीक है, अंबूर युद्ध। यह कब लड़ा गया? यह 1749 ईस्वी में लड़ा गया, जबकि इसमें 1752 दिया है, तो यह गलत है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा जो इसमें पूछा गया है वह है कि इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, बिल्कुल सही बात है। कि जो यह युद्ध था इसमें क्या था कि एक तरफ कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक के नवाब का क्या नाम था? अनवरुद्दीन था, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कौन थी? दूसरी तरफ मुजफ्फरजंग थे, चंदा साहब थे और फ्रांसीसी सेना। इसका नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी सेना का उस समय नेतृत्व था डुप्ले के हाथों में, ठीक है ना। तो यह जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, कि मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर के अनवरुद्दीन का मुकाबला किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व उस समय डुप्ले कर रहा था। तो ये सभी बातें सही है, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा, अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वह मार दिया गया, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, जबकि एक ऑप्शन गलत है। प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है केवल एक, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। केवल एक सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था वह क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार था उसका मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो ऑप्शन ए है रेलवे, ऑप्शन बी है अफीम, ऑप्शन सी है काली मिर्च और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब देखिए एक चीज जानते हैं कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो व्यापार था उसका जो मुख्य आधार था वो क्या क्या था? एक था अफीम, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। एक था अफीम और दूसरा इसमें जोड़ दीजिए और अफीम, चाय और कपड़ा, ठीक है, अफीम, चाय और कपड़ा। मुख्यतः इन्हीं तीनों चीजों का व्यापार भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में होता था, ठीक है ना। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुख्य रूप से जो बंगाल और बिहार की एरिया थी, कहाँ? बंगाल और बिहार की जो एरिया थी, बंगाल व बिहार में इसने अफीम का उत्पादन कराया बड़े स्तर पे, ठीक है। बंगाल व बिहार में
अफीम अफीम का उत्पादन कराया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े स्तर पे अफीम का उत्पादन कराया। और इसे क्या करते थे, चूंकि चाइना से चाय पत्ती मंगाना जरूरी था, चीनी मिट्टी के बर्तन ब्रिटेन वहीं से आयातित करता था, रेशम की अधिक आवश्यकता थी, तो चाइना से आयात ज्यादा करता था ब्रिटेन, तो उसे क्या करता था, भुगतान असंतुलन हो जाता था। जब ज्यादा आयात करेंगे और निर्यात ज्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा, घाटा लगेगा। तो उस व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, यही बंगाल और बिहार में उत्पादित जो अफीम थी, इसे चाइना में एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है ना। अब इससे क्या होता था कि उनका भुगतान असंतुलन जो था वह दूर हो जाता था, कुछ हद तक सही स्थिति में आ जाते थे। ठीक है ना। तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें केवल अफीम ऐसा है जो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था वह होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 प्रश्न। ये प्रश्न आप जानते हैं कि जो पहला चैप्टर है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, उसके संबंध में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछे गए थे, इन प्रश्नों की चर्चा हमने आपके साथ किया। ठीक है। इन 24 प्रश्नों के साथ अगर हमारी व्याख्या भी उसमें जोड़ लेंगे तो लगभग 100 प्रश्नों को आपने कवर कर लिया है। ठीक है ना। 100 प्रश्नों को आपने कवर किया है और यह जो 100 प्रश्न है, यहां से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, इससे अधिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब 1 से 2 प्रश्न जो वह पूछे जाएंगे, वह अगर आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत होने की संभावना 100% है, क्योंकि प्रश्नों का प्रारूप बदल गया है। ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। आप वीडियो देखने के साथ साथ इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप चैनल पर, दोनों का लिंक हमने दिया है, और वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे जो हमारा दूसरा अध्याय है, और दूसरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। वहां से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है वह क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है। तो उसकी चर्चा करेंगे, वहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।